नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोगों को करना क्या है, उन्हें पहले देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे या फिर आज का जो हमारा लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि हम अपने चैनल पर यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का कंप्लीट बैच चलाएंगे, तो आज हमने उसकी शुरुआत कर दी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आप जानते हो वो जीएस के बिना कंप्लीट नहीं होता है और जीएस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है या एक पूरा का पूरा टॉपिक होता है जिसे आप बोलते हो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें जीएस आती है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप लोगों को चीज़ों को समझने के लिए पूरे संविधान को पढ़ना होगा और उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को याद करके क्वेश्चन पेपर में जाकर आंसर करने होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर को, पूरे के पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोगों को करना क्या है, धैर्य बनाकर चीज़ों को देखते रहना है, सुनते रहना है और पढ़ते रहना है और नोट्स बनाते चलना है। आप लोग जब शॉर्टकट के पीछे भागते हो तभी से आप लोगों का नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो वो एक साधना होती है और साधना में समय लग सकता है, ठीक है। साधना में समय लगता है, इसलिए आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है कि आज यहाँ से पढ़ा, कल को वहाँ से पढ़ा, परसों को वहाँ से पढ़ा। नहीं, जो आप लोगों का बेसिक है वो आप लोगों को एक बार क्लियर कर लेना है। जैसे ही आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका, उसके बाद में आप लोगों के सामने कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसे निकाल कर ले जाओगे। अगर आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है सही तो आप चीज़ों को कब तक रटोगे। जैसे उसने घुमाकर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, आप फंस जाओगे। इसलिए आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना आवश्यक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। पहला लेक्चर हम देख लेते हैं, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे किया गया था, कब किया गया था और कौन कौन से एक तरीके से उसके ऐतिहासिक मायने हैं कि क्या क्या उस दौरान हुआ था। तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट देखने वाले हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे संविधान की मांग, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम संविधान सभा का गठन, तीसरा पॉइंट देखेंगे हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्र अधिनियम द्वारा प्रवर्तन, महत्वपूर्ण कार्य उस दौरान क्या क्या हुए थे। और ये जो महत्वपूर्ण कार्य हैं ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में एज इट इज रखे जाते हैं, इसलिए इन्हें आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। बड़ी समिति, छोटी समिति, आप लोग जानते हो कि समिति से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक क्वेश्चन सुना होगा आपने कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि समिति आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बड़ी समिति किस कार्य के लिए बनाई गई थी और छोटी समिति किस कार्य के लिए बनाई गई थी, इनके अध्यक्ष कौन थे और बड़ी छोटी जो समिति थी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रारूप समिति को हम अलग से डिस्कस करेंगे। संविधान का प्रभाव में आना, संविधान कब प्रभाव में आया था, 26 नवंबर 1949 का जो दिन था उसके ऐतिहासिक मायने क्या हैं। संविधान का प्रवर्तन, संविधान सभा की आलोचना। आप आलोचना देख सकते हो कि हर किसी ने, जब आप कोई भी चीज़ नहीं बनती है तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आलोचक होते हैं। तो जो तारीफ लोग करते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और जो आलोचक होते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग तारीफ करने वालों को अंधभक्त नहीं बोल सकते हो और अंधभक्तों को आप तारीफ करने वाले प्रशंसक नहीं बोल सकते हो। ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अंधभक्त वो होते हैं जो किसी भी चीज़ की बुराई को नज़रअंदाज करते हैं और उसकी सिर्फ अच्छाई को देखते हैं, और जो प्रशंसक होते हैं वो बुरी चीज़ को बुरा कहेंगे और अच्छी चीज़ पे उनकी बड़ाई करते हैं। लेकिन जो आलोचक होते हैं, आलोचक क्या होते हैं, वो तर्क के आधार पर उस चीज़ की आलोचना करते हैं कि ये मेरा तर्क है, ये मेरा लॉजिक है, ये चीज़ इसलिए सही नहीं है। तो आलोचक भी दुश्मन नहीं होते हैं, वो सिर्फ आप लोगों की कमियां दूर करने की कोशिश करते हैं। उनसे आप लोगों को नफरत नहीं करनी चाहिए, आलोचक भी अच्छे होते हैं। संविधान सभा की मांग,
अब यहाँ से आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक तरीके से थ्योरी है, सिलेबस है, वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलना है, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान का विचार आया कैसे और संविधान की हमें आवश्यकता है क्यों। अब एक चीज़ देखो कि इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए, रूल और रेगुलेशन आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। और जो रूल और रेगुलेशन आप लोग बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो, जीव जंतुओं के लिए बना रहे हो, आप मनुष्य के लिए बना रहे हो। अगर कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन है जो इन दोनों को हानि पहुंचाता है तो वो रूल रेगुलेशन नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए, उसके कोई मायने नहीं है। तो जब इतना बड़ा देश चलेगा तो कहीं ना कहीं जो हित और अहित हैं वो आपस में टकराएंगे। अगर मनुष्य है तो मनुष्य से जानवर का सामना होगा, मनुष्य से मनुष्य की जो विचार हैं वो टकराएंगे, लड़ाइयाँ होगी, दंगे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने देखने को मिल सकती है। चोरी होती है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, कुछ भी कर देता है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपस में तकरार हैं। जब तक आप लोगों के पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो इन्हें एक तरीके से सरवाइव करा सके, ठीक है, तो जब तक ये देश इस तरीके से नहीं चल पाएगा, कोई भी देश नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें उस देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के नियम कानून बनाता है और वो बताता है कि किस कानून को कहाँ पर किस लिए यूज किया जाना है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती ही होती है। जैसा कि हम आप देख सकते हो कि संविधान की जरूरत भारत को भी पड़ी। जब संविधान की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले संविधान का जो विचार था, संविधान सभा का विचार था, वो किसके मन में आया। तो एम एन रॉय की जब हम बात करते हैं तो 1934 में एम एन रॉय के माइंड में एक विचार आता है, किस चीज़ का, संविधान सभा का। और ये संविधान सभा का विचार क्या था, जो संविधान सभा में कुछ ऐसे मेंबर हो जो लोगों के द्वारा चुनकर संविधान सभा में गए हों और वो आज़ाद भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करें। ये कौन थे, ये एक वामपंथी आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इनके मन में एक विचार आया, विचार किसी के भी मन में आ सकता है, विचार के कोई मायने उतने नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। मैंने कहा कि कोई भी काम मुझे करना है, जब तक मैं उसे लिखित रूप में नहीं दूंगा, मैं कहीं पर अर्जी लगा रहा हूँ, किसी डीएम के पास जा रहा हूँ, एसडीएम के पास जा रहा हूँ, मैं सिर्फ विचार मेरे मन में आया कि मुझे जाना है, जब तक मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं एक एप्लीकेशन नहीं लिखूंगा, तो मेरी जो एप्लीकेशन है उस पर आगे की कार्रवाई नहीं होगी। तो सैद्धांतिक रूप से अभी ये सिर्फ विचार था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की। इसका एग्जाम्पल समझिए, कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में देखा है कि ये बात बोली जाती है कि कोई भी कहीं पर कोई हमारा जवान मारा जाता है या फिर विदेश में कोई ऐसी सूचना आती है जो अफवाहों के तौर पर न्यूज़ में चल रही होती है, तो बोला जाता है कि ये चीज़ अभी मीडिया में चल रही है लेकिन गवर्नमेंट ने आधिकारिक रूप से अभी इसकी सूचना हमें नहीं दी है, इसकी पुष्टि नहीं की है। तो जब जैसे अभी क्या हुआ, भगदड़ मच गई दिल्ली स्टेशन पे, क्या हुआ, नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मच गई, उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए। आप कोई बोल रहा है कितने लोग मारे गए, कोई बोल रहा है कितने लोग मारे गए, लेकिन एक्यूरेट डाटा किसी ने भी क्लेम नहीं किया कि इतने लोग मारे गए, जब तक आधिकारिक रूप से गवर्नमेंट ने उसकी पुष्टि नहीं की है कि 18 लोगों की मृत्यु हुई है या जितने की भी हुई है। समझ गए। तो कहने का मतलब, जब तक आधिकारिक रूप से डॉक्यूमेंट पे कोई चीज़ नहीं आती है तो वो सिर्फ एक विचार में ही होती है। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की कि भाई एक ऐसी संविधान सभा बनाओ जो आज़ाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। 1938 में पंडित नेहरू ने घोषणा की कि आज़ाद भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें कोई भी भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, जो हमारी संविधान सभा बनी थी वो डायरेक्ट जनता से चुनकर मेंबर नहीं आए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो। आपने देखा होगा कि एमपी होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी के चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में ये जनता है,
जनता ने डायरेक्ट वोट किया अपने एरिया के एमपी को। ठीक है, अब ये एमपी जीता, जीतने के बाद में ये पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में जाने के बाद में, संसद में जाने के बाद में वहां पर चुनाव हुआ राष्ट्रपति का। ये राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ तो इसमें डायरेक्ट जनता कभी वोटिंग नहीं करती है, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली। इसे कौन वोट करेंगे? इसे एमपी वोट करेंगे, जिन एमपीओ को चुनकर आप लोगों ने संसद में भेजा है। अब वो आगे जो है राष्ट्रपति को चुनता है। आपने एमएलए को वोट किया, एमएलए को वोट किया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे जब आप लोगों ने वोट किया तो ये क्या करता है? ये वोटिंग करता है आगे राज्यसभा के एमपी को। राज्यसभा का जो एमपी होता है कभी भी जनता के द्वारा चुनकर नहीं जाता है राज्यसभा में, उसे एमएलए वोटिंग करके राज्यसभा में भेजते हैं। जो लोकसभा में एमपी जाते हैं उन्हें जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। तो देश के अंदर दो चुनावी प्रणाली काम करती हैं, पहली होती है प्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली। समझ में आ गया? तो जो संविधान सभा में लोग गए थे वो अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली के द्वारा चुनकर गए थे, यानी कि हमने, जनता ने किसी को चुना और उन्होंने आगे किसी को चुना और वो जाकर संविधान सभा में संविधान बनाने के काम में लगे। लेकिन जो नेहरू थे उन्होंने क्या कहा था कि जो संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें भारी हस्तक्षेप कोई भी नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब गवर्नमेंट ने इतनी आसानी से, आपको लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी आसानी से कोई चीज़ मान लेगी, और वो भी संविधान को मान लेगी? कभी भी नहीं मान लेगी। तो अब उनका कोई ना कोई लालच रहा होगा। आप लोगों को जब भी पढ़ाई करनी है तो आप लोगों को समझना है कि ये चीज़ें हो क्यों रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। जब आप कारण समझने लग जाओगे तो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होने लग जाएगी। तो हुआ क्या था, उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें ब्रिटेन संकट में था। अब ब्रिटेन को लड़ने के लिए क्या चाहिए थे? लोग चाहिए थे, जवान चाहिए थे, यानी कि भारत की उन्हें हेल्प चाहिए थी। इसलिए वो भारत की मांग को मानने के लिए तैयार हो गए। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, कहीं डिबेट में भी आप वहाँ पर जाकर अपना आंसर, अपनी बात रख सकते हो। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम एक काम करेंगे, जो भी आपके प्रस्ताव है वो मान लेंगे, लेकिन मानेंगे कब? वो प्रभाव में आएंगे कब? जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब हम आपकी बात मानेंगे। अभी आप हमारी हेल्प करिए, उसके बाद में हम आपकी बात मानेंगे। और आप लोग जानते हो कि अंग्रेजों की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अगर किया जाता होता तो हमें आज़ादी कब की मिल गई होती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री कौन आए थे? कैबिनेट मंत्री क्रिप्स स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए सरकार के पास एक प्रारूप प्रस्ताव लेकर आए कि भाई मेरा ये प्रारूप प्रस्ताव है, ये एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, आप इसे देखिए, पढ़िए, अगर आपको प्रस्ताव अच्छा लगे तो मानिए और अच्छा ना लगे तो भी मानिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जबरदस्ती एक तरीके से चीज़ें थी कि प्रस्ताव अच्छा लगे तो मानो और अच्छा ना लगे तो भी कोशिश करो कि मान लो। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, जो मैंने बताया देखो वही। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि इसमें दो स्टेट की थ्योरी थी ही नहीं। जो मुस्लिम लीग चाहती थी वो अपना अलग राज्य चाहती थी, अलग देश चाहती थी, लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए उसने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जिसने दो अलग अलग राज्यों की मांग को ठुकरा दिया। कैबिनेट ने भी क्या बोल दिया कि हम दो अलग अलग राज्य नहीं देंगे, लेकिन उसने एक ऐसे संविधान सभा की योजना रखी जिसने कुछ हद तक मुस्लिम जो लीग थी उसे संतुष्ट कराया। ठीक है, तो ये आगे जो 1946 का कैबिनेट मिशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के जो लेक्चर है इसमें आप लोगों को नोट्स बनाते चलना है, और इससे रिलेटेड जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम क्या किया करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो आप लोगों को उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।